हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के इकोनॉमिक्स का। आप लोग पता है क्लास ट्वेल्थ के इकोनॉमिक्स में दो पेपर होते हैं। फर्स्ट होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का एंड सेकंड होता है इसका मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो ये दो पेपर होते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। आप एक बात देखोगे कि इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कोई कोई क्लास जैसे एनसीईआरटी में या एमपी बोर्ड में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है कि क्लास 11th में दे दिया रहता है मैक्रो एंड माइक्रो, और क्लास 12th में दे दिया रहता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्टेटिस्टिक्स, है ना। इसमें काफी कंफ्यूजन होता है, जिसमें हम लोग कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट मत करिएगा। आप लोग सीधा सीधा ये देख लीजिएगा कि कौन सा बुक हम लोग पढ़ रहे हैं ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। आप लोगों के बोर्ड में जो भी होगा आप लोग उसके हिसाब से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र का सिलेबस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस। तो इसके जो फर्स्ट चैप्टर में है, फर्स्ट चैप्टर में इसके क्या है, उपभोक्ता का संतुलन और मांग, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे कि उपभोक्ता का संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में, और सीमांत उपयोगिता विश्लेषण यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में, उदासीनता वक्र विश्लेषण इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में। मतलब क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, सीमांत उपयोगिता विश्लेषण यानी यूटिलिटी। यूटिलिटी आप लोग समझ रहे हो क्या, उपयोगिता। आप लोग देखते हो कि अगर किसी वस्तु को हम लोग लगातार उपभोग करते हैं, है ना, कंज्यूम करते हैं, तो क्या होता है वो धीरे धीरे उसकी उपयोगिता कम होने लगती है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक, उदासीनता वक्र विश्लेषण क्या है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या है, इसको हम लोग कर्व के साथ इसका एनालिसिस करेंगे। उदासीनता वक्र क्या है, क्या होता है ना कि जब आप लोग क्या होता है कि दो वस्तु दे दी जाती है और आप लोग उसमें से किसी को चुनना होता है, तो आप लोग किसी एक प्रति उदासीन हो जाओगे और दूसरे को ले लोगे। ठीक है ना, तो ये होता है उदासीनता या तटस्थता वक्र बोलते हैं इसको, है ना, इंडिफरेंस कर्व। ओके, फिर उसके बाद हम लोग इसी चैप्टर में देखेंगे मांग का सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, मांग का सिद्धांत क्या होता है, आप लोग पता है क्या? आप लोग मान लो कि ये पेन है, ठीक है, तो इसकी प्राइस 5 रुपए है। ठीक, तो हमने एक पेन खरीदा, लेकिन इसी पेन की प्राइस अगर 2 रुपए कर दी जाए तो हम लोग दो पेन खरीद लेंगे, है ना, क्योंकि इसकी प्राइस कम हो गई। तो इससे क्या हो गया, डिमांड मेरा बढ़ गया, है ना। तो मांग का नियम क्या बताता है आप लोगों को, अगर प्राइस कम होगी तो आपका डिमांड बढ़ेगा, और प्राइस अधिक होगी तो डिमांड आपका घटेगा। ठीक है ना, ये बताता है। तो इसके नियम के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, इसके सिद्धांत के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे मांग वक्र के बारे में और उसके निर्धारक कौन कौन से हैं, है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। मांग वक्र आप लोग देखोगे, मांग वक्र इस तरीके का रहता है, ऊपर से नीचे की ओर, है ना, इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर क्यों होता है ये भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद क्या है, इसकी मान्यताएं क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसी चैप्टर में देखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच क्या है, तो इसके प्रकार और परिभाषा। मांग की लोच क्या, आप लोग पता है क्या, मांग की लोच क्या है, यानी कि जब कीमत में परिवर्तन होता है तो मांग पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको बताता है मांग की लोच, है ना। इसको हम लोग कैसे लिखते कैसे हैं, आप लोग देखते होंगे कि कीमत में मांग में परिवर्तन बट्टे कीमत में परिवर्तन, ऐसे लिखते हैं ना इसका फार्मूला। यानी कि कीमत में जो परिवर्तन का प्रभाव जो है वो मांग के में परिवर्तन कितना प्रभाव पड़ता है वो बताता है। मान लीजिए कीमत में जो है 5 रुपए वृद्धि हो गई, ठीक है, तो उसकी डिमांड में कितना प्रभाव पड़ेगा वो बताना है। क्या हो रहा है, मांग की लोच कहलाता है। ठीक है, तो इसकी मापन की विधियां हैं, जैसे कि प्रतिशत विधि है, कुल व्यय विधि है, ज्यामितीय विधि है। ठीक है, और इसके मांग की लोच के प्रकार भी है, जैसे कीमत लोच है, आय लोच है, आड़ी लोच है। इसमें आप लोग पढ़ोगे आड़ी लोच में सब्स्टिट्यूट थिंग्स ना, मतलब गुड्स, और मतलब क्या बोलते हैं स्थानापन्न वस्तुएं, है ना, और प्रतिस्थापन वस्तुएं, ये सब पढ़ेंगे आप लोग इस चैप्टर में। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप लोगों को बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ना है ना। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में
क्या है? उत्पादक का व्यवहार और आपूर्ति, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा? कंज्यूमर बिहेवियर। सेकेंड में क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रोड्यूसर बिहेवियर। तो इसमें सबसे पहले आप लोग देखोगे उत्पादन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, है ना। उत्पादन फलन क्या है? अल्पकाल में, दीर्घकाल में उत्पादन का वो पढ़ेंगे, है ना। परिवर्तनशील अनुपात का नियम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, है ना। परिवर्तनशील अनुपात क्या है? स्थिर अनुपात का नियम भी पढ़ेंगे, रिटर्न टू स्केल, है ना। इन सभी को हम लोग इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे लागत यानी कॉस्ट के बारे में। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अल्पकालिक लागत कौन कौन से हैं, दीर्घकालिक लागत कौन कौन से हैं, है ना, क्या होता है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे रेवेन्यू के बारे में कि आखिर आय उससे जो प्राप्त होती है उत्पादक उत्पादन करने से, वो क्या है? कुल आय क्या है? औसत आय क्या है? सीमांत आय क्या है ना, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, है ना, मार्जिनल रेवेन्यू। इन सब चीजों के हम लोग इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सप्लाई के बारे में, आपूर्ति के बारे में कि आपूर्ति का नियम क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है ना। फिर आपूर्ति के निर्धारक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे कि सप्लाई के जो निर्धारक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, और आपूर्ति की लोच और उसके मापन के बारे में पढ़ेंगे। अब लोग आपूर्ति का नियम जानते हो क्या? लॉ ऑफ डिमांड। इसका जो होता है ना, कीमत प्राइस में और सप्लाई में सीधा सीधा संबंध होता है। मान लो अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ेगा, है ना। ये होता है आपूर्ति का नियम यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई। ये है चैप्टर नंबर 2, ठीक है। अब हम लोग को देखते हैं चैप्टर चैप्टर नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 की बात किया जाए तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? बाजार और मूल्य निर्धारण, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी कि बाजार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और आप लोग देखोगे कि इसमें केवल 3 ही चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, है ना। तो ये जो थर्ड चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? बाजार के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है, एकाधिकार बाजार क्या होता है, एकाधिकारी प्रतियोगिता क्या होता है, और अल्पाधिकार प्रतियोगिता क्या होता है। इन सभी के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। हम लोग बाजार जानते हो क्या होता है? जहाँ पे क्रेता विक्रेता एक निश्चित क्षेत्र में होते हैं ना, वो क्या कहलाता है? बाजार कहलाता है ना। और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जहाँ पे कंपटीशन पूरी तरीके से, एकाधिकार मतलब मोनोपोली, यानी कि इसमें किसी एक विक्रेता का अधिकार हो, है ना, इस तरीके से। इन सभी को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, इनके डिफिनेशंस के बारे में, ठीक है, क्या है इनकी विशेषता, गुण वगैरह, है ना, दोष, सभी इनका डिटेल से पढ़ेंगे, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ठीक है। उसके बाद इसी चैप्टर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी कि मांग और आपूर्ति की परस्पर क्रिया। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मांग और आपूर्ति की परस्पर क्रिया, इंटरेक्शन, डिमांड एंड सप्लाई, मतलब मांग और आपूर्ति के द्वारा मूल्य निर्धारण कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर इक्विलिब्रियम प्राइस, संतुलन मूल्य। संतुलन मूल्य क्या होता है? जब क्या होता है कि मांग हो गया, एक प्राइस हो गया, ये दोनों, ये वाला एरिया क्या होता है ना, इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। सप्लाई और डिमांड जब दोनों का बीच बिंदु जो होता है ना, वो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, ठीक है। फिर सरकार की भूमिका, इसमें अधिकतम मूल्य क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, एमएसपी जिसको बोलते हैं ना, ये सब क्या है, इन सभी को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम बस सिलेबस ही देख रहे थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसके चैप्टर के ओवरव्यू, उसके साथ ही चैप्टर का हम लोग शुरुआत करेंगे, फर्स्ट चैप्टर की, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इसके फर्स्ट चैप्टर के बारे में, ठीक है। आप लोग अगर क्लास 12 में हैं और इकोनॉमिक्स है आपका, कॉमर्स बैकग्राउंड या आर्ट्स बैकग्राउंड में इकोनॉमिक्स लिए हैं, तो आप लोग इसको वीडियो को देखिए। मैं प्रयास करूंगा पूरा कंप्लीट करवाने का क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का, है ना। तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा जो भी क्लास 12 में है, इकोनॉमिक्स लिए हुए हैं, है ना। ओके, तो आज की क्लास इतना ही। थैंक यू।